Hello students, welcome to Dixon Salutech. I am Ashish Singh, a science teacher, and we are going to study about our first topic or first chapter of the physics, which name is light. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम आशीष सिंह है। आपको एक बार और दीक्षांत सलूटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपने इस क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स पोर्शन के सबसे पहले चैप्टर की तरफ पढ़ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आगे इसके स्कोप बहुत ज़्यादा है। 12th में रे ऑप्टिक्स भी पढ़ना है। इसी के बेस्ट पे इसके कंसेप्ट को अगर आपको अच्छे से क्लियर होगा तो 12th का भी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। हम लोग अपने ये जो चैप्टर है लाइट, इसमें रिफ्रैक्शन करके बहुत सारे फिनोमेना को पढ़ेंगे, बहुत सारे लाइट के इंसिडेंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बात बताएं हम कि ये पार्ट 1 यानी हम लोग यहाँ से इनिशिएट तो कर दे रहे हैं, स्टार्ट तो कर दे रहे हैं, लेकिन आगे बहुत सारे पार्ट्स आपके इस चैप्टर के बनेंगे जिसमें हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट रूप से क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। बेहतरीन से बेहतरीन एक्सप्लेनेशन होगा। हर एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको, कोई भी ऐसा इसमें टॉपिक नहीं होगा, ठीक है, जो कि आपका छूटेगा। अच्छे से पढ़ाई होगा, अच्छे से कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो आइए हम पहले ये आपको बताते हैं या ये दिखाते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि ये जो हमारा चैप्टर का ओवरव्यू रहेगा, यानी कि इस चैप्टर का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो क्या क्या रहेगा, ठीक है। इस चैप्टर में क्या कौन कौन से कंटेंट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइट के बारे में। लाइट के इंट्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि लाइट को आप किस प्रकार से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये सब जब तुम्हारे जहन में आता है, ये तुम सब देखते हो, लाइट LIGHT क्या समझते हो उससे, लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट को आप किस तरीके से सोच सकते हो, किस तरीके किसी को बता सकते हो, लाइट होता क्या है, इसके बारे में, यानी कि हम लोग लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, ठीक है, लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे लाइट के कुछ प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे पहला होगा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो प्रोपगेशन वर्ड आ गया, यानी कि नेचर ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है, नेचर ऑफ फ्लोइंग। इस बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे लाइट के दो नेचर, ठीक है, यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में हम लोग पढ़ेंगे अपना वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ठीक है। अभी आपको सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि हम लोग इस इंटायर चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ठीक है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर यानी ड्यूअल नेचर पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता क्या है या कैसे होता है। इस रिफ्लेक्शन में हम लोग बेसिकली इसके टाइप्स को भी पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। बेसिकली रिफ्लेक्शन जो होगा हमारा, हम लोग पढ़ेंगे स्मूथ सरफेस या प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर के थ्रू। इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि प्लेन मिरर कहते किसको है, ठीक है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक है, और उस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, उस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किस प्रकार से होता है। तो अभी आपको हम सीरियल वाइज ये बता रहे हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले लाइट का इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट जिसमें हम लोग वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को पढ़ेंगे, फिर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर जिसमें हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज और प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। ये हमारा इस फर्स्ट पार्ट का टॉपिक रहेगा। ये आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हमारा पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 का ये सारे टॉपिक्स है जिसमें हम लोग आज ये पढ़ाई करेंगे, ठीक है।
इसके बाद यानी जो भी हमारे आगे सेशन आएंगे उस आगे सेशन में हम लोग अपने रिफ्लेक्शन में ही फिर बात करेंगे, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, इस नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स आप सभी लोग जानते हैं, दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जैसे कि हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर का बात किए थे, उसी प्रकार से हम लोग अब बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन हम करेंगे अपने कॉन्केव मिरर में। तो कॉन्केव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग कॉन्केव मिरर से रिलेटेड या कॉन्केव मिरर के अंदर पाए जाने वाले पार्ट्स या होने वाले पार्ट्स या कॉन्केव मिरर से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनके बारे में समझेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला आएगा सेंटर, रेडियस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ। ठीक है, ये हम दोनों का पढ़ेंगे, किसका? कॉन्केव मिरर का भी, कॉन्केव मिरर का भी और कॉन्वेक्स मिरर का भी, कॉन्केव मिरर का भी और कॉन्वेक्स मिरर का भी। फिर आपका तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन एंड इट्स रूल, कि रूल क्या है आपके इमेज फॉर्मेशन का, और इमेज फॉर्मेशन होता कहाँ है, कैसे होता है, किसमें? दोनों मिरर में, यानी कि कॉन्केव मिरर में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी, कॉन्केव में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी, दोनों में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन कर लिए। इमेज फॉर्मेशन के बाद हम लोग को बात करना है किसका? कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। ठीक है, किसके द्वारा? कॉन्केव के द्वारा एंड कॉन्वेक्स के द्वारा। ठीक है, ये सब जितने भी आपके कंसेप्ट हैं, ये सारे कंसेप्ट आपके रिलेटेड हैं थ्योरेटिकल से, यानी कि थ्योरी से और डायग्राम से, थ्योरी से और डायग्राम से। अब हमारे लाइट चैप्टर के टोटल 3 आपके पार्ट होते हैं। लाइट चैप्टर को पढ़ने के लिए, लाइट चैप्टर को समझने के लिए आपको 3 तरह के फेज से गुजरना होगा। सबसे पहला फेज आपका थ्योरी, दूसरा फेज आपका होता है डायग्राम और तीसरा फेज होता है न्यूमेरिकल्स। ये तीनों मिल के हमारे लाइट बनते हैं। अगर आप इन तीनों को कंबाइन रूप से अच्छे से आप समझ सकते हैं, तभी आपको लाइट समझ में आएगा। थ्योरी, डायग्राम और न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आपका थ्योरी और डायग्राम क्लियर होना आवश्यक है। और ये डायग्राम जो होगा, ये नहीं रफली डायग्राम का हम बात नहीं कर रहे। डायग्राम आपका वेल डिजाइन, वेल सुटेबल डायग्राम होना चाहिए। अच्छे से बिल्कुल डायग्राम बनाना है, ज्योमेट्री का यूज करके, स्केल्स का यूज करके, प्रोटेक्टर का यूज करके, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज करके आपको बेहतरीन डायग्राम बनाना है। तभी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाइएगा, तभी आप थ्योरी को समझ पाइएगा। यानी कि ये जो हमारा लाइट है, इस लाइट के 3 कंपोनेंट को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस लाइट से रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे, इस लाइट से रिलेटेड बहुत सारे डायग्राम्स को पढ़ेंगे और देन इस लाइट से हम रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। अब न्यूमेरिकल्स के पोर्शन में हमको इस रिफ्लेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, तो रिफ्लेक्शन में, न्यूमेरिकल्स के पोर्शन में हम लोग प्लेन फॉर्म, ये मिरर फॉर्मूला, जिसमें मैग्निफिकेशन इंक्लूड होगा, जिसमें हमारे साइन कन्वेंशन से रिलेटेड आपके कंसेप्ट्स इंक्लूड होंगे, इनसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स पे जब आएंगे उस वक्त उसकी बात होगी, जब हम लोग इस स्फेरिकल मिरर पे आएंगे उस वक्त इसकी बात होगी। अभी हम लोग अपने इस चैप्टर को बिगिन करना, इस चैप्टर को हमको इनिशिएट करना है, शुरू करना है, तो एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम बेसिक कंसेप्ट से होके चलेंगे। आपको जीरो टू हीरो हम बनाएंगे। यानी कि हम मानते हैं कि आप लोग को लाइट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, उस लेवल से लेके आपको 10th लेवल का लाइट पूरी तरीके से पता हो जाए, उस लेवल तक आपको हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप लोग का कोऑपरेशन चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए। अच्छे से वीडियो को देखना है, अच्छे से कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि आपको हम बताएं, हम बात करेंगे लाइट के इंट्रोडक्शन का, लाइट के इंट्रोडक्शन का। ठीक है, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट? तो लाइट बेसिकली क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एक वर्ड आ गया यहाँ पे, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी, कोई भी काम, यानी एनर्जी, एनर्जी इज समथिंग विच गिव्स अस एबिलिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क।
किसी काम को करने की शक्ति, किसी काम को करने की शक्ति जो प्रदान करे उसी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि लाइट को हम एनर्जी क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइट आपका एक ऐसा चीज है जो हमको किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है, या उसी के प्रेजेंस में हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो देखना एक काम है कि नहीं है? बिल्कुल है। इस काम को करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता है? लाइट की आवश्यकता है। तो किसी काम को करने में जो हेल्प करे उसको हम एनर्जी कहते हैं। जिस काम को करने में जो एबिलिटी दे उसको हम एनर्जी कहते हैं। तो इसलिए लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट और टू सी एनी ऑब्जेक्ट। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की शक्ति को प्रदान जो करे उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। ठीक है। अब लाइट क्या है? तो लाइट, आप ये मत सोचो कि अभी लाइट वेव से बना है या पार्टिकल से बना है। नॉर्मल तुम्हारे पास लाइट है। लाइट जो आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि लाइट जो है एक हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो वैसे लाइट के बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन एक लाइन आप लोग पढ़ के आए हैं, क्या? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कहां ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या है? तो लाइट का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिससे लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, या लाइट जिस प्रॉपर्टी से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो लाइट का इंट्रो आपने देखा कि लाइट क्या है। यहां भी आप देख सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स। लाइट आपका वो एनर्जी का फॉर्म है जो हमको किसी ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट, किसी ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट आ रही है तो उस ऑब्जेक्ट को देखने में हमको कैपेबल बनाए, हमको एबिलिटी दे कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाए। तो लाइट एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जिससे हमको किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या मिलता है? हेल्प मिलता है, एबिलिटी मिलता है। ठीक है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है। यहां पे है आपका नेचर ऑफ लाइट। नेचर यानी कि जो कि आपको हम ओवरव्यू में बताए थे, क्या? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है। तो नेचर ऑफ लाइट, इसको हम लोग बोलेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के प्रोपेगेशन के टोटल दो नेचर होते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अब ये लाइट के दो नेचर कौन कौन से होते हैं? ठीक है, लाइट के ये दो नेचर कौन कौन से होते हैं? तो ठीक है, आपको हम बताते हैं। सबसे पहला होता है आपका वेव नेचर, वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है। दूसरा होता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। दूसरा होता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पहला हो गया वेव नेचर और दूसरा हो रहा है कौन सा? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब वेव नेचर के अकॉर्डिंग लाइट क्या होता है और पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग लाइट क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, सैकड़ों सालों से जो हमारे साइंटिस्ट हैं, यानी कि जो इस ऑप्टिकल साइंस से, लाइट से रिलेटेड जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, ये बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसमें से कुछ साइंटिस्ट ये बोले कि नहीं लाइट हमेशा वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। और कुछ साइंटिस्ट ये बोले कि नहीं लाइट जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना है, पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, और बहुत सारे पार्टिकल्स सब एक साथ कंबाइन होते हैं तो रे बनता है, और वो रेट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। हालांकि आपके इस वेव नेचर के अकॉर्डिंग भी लाइट के बहुत सारे फिनोमेना पढ़ने को मिलते हैं, और पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग भी लाइट के बहुत सारे फिनोमेना पढ़ने को मिलते हैं हमको, और हम लोग पढ़ेंगे भी। लेकिन इस वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को समझते हैं। वेव नेचर में ये कहा गया कि वेव नेचर यानी कि लाइट का एक ऐसा नेचर जिसमें लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आपका ट्रेवल करती है, किसी सोर्स से निकलती है, किसी पॉइंट तक जाती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन करते हुए, यानी एक तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक तरफ आपका इलेक्ट्रिक वेव और एक तरफ मैग्नेटिक वेव, इस तरीके से आपका क्या हो रहा है? ट्रेवल हो रहा है लाइट का, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन करते हुए ये अपने आगे के डेस्टिनेशन को जा रही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन करेगी तो इसके पास बहुत सारे नेचर आएंगे, किससे रिलेटेड? वेव से रिलेटेड, यानी इसके पास वेवलेंथ आएगा, इसके पास फ्रीक्वेंसीज आएंगे, ये सब चीजें आएंगी।
और दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट ये बोले कि नहीं नहीं, लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है, छोटे 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 कणों से मिलके बना है। उस पार्टिकल के यूनिटरी पार्ट को, उस पार्टिकल के एलिमेंट्री पार्ट को, बेसिक पार्ट को हम लोग फोटोन बोलते हैं, यानी कि फोटोन से मिलके लाइट बना है और लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसके भी बहुत सारे आपके एक्सपेरिमेंट, इसके भी बहुत सारे फिनोमेना आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है ये अलग अलग चीज है, लेकिन हम लोग जो लाइट का पढ़ाई करते हैं या अभी जो हम लोग करेंगे, आगे जो हम लोग आज के बाद जो लाइट का पढ़ाई करेंगे, वो इस वेव नेचर और इस पार्टिकल नेचर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और इस वेव नेचर और इस पार्टिकल नेचर को कंबाइन करके हम लोग आगे का स्टडी करेंगे। उस थ्योरी को हम लोग बोलेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी का मतलब एक ऐसा थ्योरी जिसमें हमारा वेव नेचर और ये पार्टिकल नेचर दोनों एक साथ क्या हो, कंबाइन हो, दोनों एक साथ क्या हो, मिक्स हो, और उसको हम लोग क्या करें, स्टडी करें। ठीक है। अगर आपको हम इस वेव नेचर को थोड़ा सा और अच्छे से तरीके से बताएं तो आप यहां देख सकते हैं, आपके पास यहां एक वेव है। ठीक है। इस वेव में आप समझ सकते हैं कि ये रहा आपका एक्सिस, और इस एक्सिस में ये जो वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो ब्लू कलर का वेव आपको निकल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का वेव है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ये आपका रेड कलर का जो आपका कंपोनेंट है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हेल्प से ये लाइट जो है, ये आप लाइट जो है ये आगे की तरफ क्या हो रहा है, ये लाइट जो है आगे की तरफ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ये लाइट जो आगे की तरफ क्या हो रहा है, आपका फ्लो कर रहा है। तो ये इस तरीके से वेवलेंथ, यानी इस तरीके से आपका ये वेव नेचर ऑफ लाइट को डिफाइन किया गया। लेकिन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को इस तरीके से डिफाइन किया गया, वो पार्टिकल से मिलकर बने हैं और वो आपका एक कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल से रे बनाता है और उससे वो क्या करते हैं, आगे की तरफ क्या करते हैं, आपके फ्लो करते हैं। अब देखिए, जैसा कि अगर कुछ क्षण के लिए, कुछ टाइम के लिए आप यहां पे रुक जाओ और मान लो कि लाइट क्या है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं, यानी वेव का फॉर्मेशन करते हुए ट्रेवल करेंगे। तो वेव का फॉर्मेशन करते हुए ट्रेवल करेंगे तो जाहिर सी बात है उस लाइट के पास क्या होगा, वेवलेंथ होगा। और लाइट के पास अगर वेवलेंथ होगा तो वेवलेंथ क्या है आपका, एक आपका मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड है, कहां का, दो क्रेस्ट, कंसेक्यूटिव दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस का, या कंसेक्यूटिव दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस का, या एक मीन पोजीशन से अगले मीन पोजीशन तक के डिस्टेंस का, जिसमें एक क्रेस्ट या एक ट्रफ जो है वो इंक्लूड होंगे। तो अगर हम लाइट के वेवलेंथ का बात करें, लाइट की अगर हम वेवलेंथ का बात करें तो ये हमारा वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है तो हमको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखती है, स्ट्रेट लाइन हमको लगता है, इतना छोटा उसका वेवलेंथ होता है। तो मैथमेटिकल यूनिट में, यानी कि आपका एक डेटा में, एक यूनिट में एक आपको बताना हो कि लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, तो आप समझ जाइएगा, या आप याद रखिएगा, 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेके 8 × 10⁻⁻7 मीटर तक, समझिएगा, 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेके और 8 × 10⁻⁻7 मीटर तक, ये आपका जो लाइट का वेवलेंथ है, ये आपका लाइट का वेवलेंथ है। आप समझ जाइए कि ये कितना छोटा यूनिट है, ये कितना छोटा यूनिट है, इतना छोटा यूनिट होता है लाइट के वेवलेंथ का। यही कारण है कि अगर लाइट वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, आगे बढ़ती है, तो वो लाइट एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हमको दिखाई देती है। ठीक है। अब अगर आपको हम ये बता दें कि इस वेव नेचर के अकॉर्डिंग या पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग कौन कौन से हम लोग लाइट के फिनोमेनन को पढ़ेंगे, कौन कौन से लाइट के इंसिडेंट्स को पढ़ेंगे। तो वैसे तो अगर हम लोग क्लास 10 की बात करें, क्लास 10 में, ठीक है, तो क्लास 10 में हम लोग वेव नेचर के अकॉर्डिंग सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पढ़ेंगे, अब 10th के बाद, ये 10th का पोर्शन हो गया जो कि आपका वेव नेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्सप्लेन होता है।
लेकिन 12th में जाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन जो कि वेव नेचर के अकॉर्डिंग ही आपका एक्सप्लेन होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, और फिर हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ये आपको 12th में जानना है। तो आपका ये 10th का टॉपिक और ये 12th का टॉपिक, ये दोनों जो है इसी वेव नेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, अब मन में एक्साइटमेंट ये हो रहा होगा सर तुरंत आप ये भी बताइए कि पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, पार्टिकल थ्योरी या पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग लाइट के कौन से कंसेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं। तो पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्मेशन ऑफ शैडो, जो कि आप लोग क्लास 6 में आई थिंक पढ़ के आए हुए हैं, आप लोग को याद होगा। फॉर्मेशन ऑफ शैडो, शैडो का फॉर्मेशन इस पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग आपको जानना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको ये आगे के क्लासेस में मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपको इस पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग ही डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ये क्या क्या सीखें, अभी हम लोग ज्यादा कुछ नहीं सीखे हैं, सिर्फ अपने इस फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है लाइट, इस लाइट का मतलब सीखें कि लाइट होता क्या है और लाइट प्रोपेगेट करता है तो दो नेचर में प्रोपेगेट करता है। उस दो नेचर को हम किस तरीके से समझ सकते हैं अपने इस लेवल में, और इस दो नेचर से कौन कौन से लाइट के फिनोमेना रिलेटेड होते हैं। इस दो नेचर में जो हमारा वेव नेचर होता है उसमें वेवलेंथ जो होता है लाइट का कितना होता है, छोटा होता है, और ये छोटा होता है तो उसके चलते आपका लाइट का कौन सा प्रॉपर्टी निकल के सामने आता है। तो इतने छोटे वेवलेंथ के होने के चलते लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और वो वेव के फॉर्म में होने के बावजूद भी हमको वेव उसको दिखाई, उसका वेव हमको दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जैसा कि आपको बताए थे कि हम लोग बढ़ेंगे अब किस पे, अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, सबसे पहला वर्ड है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब, जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक बॉल रखा है और बॉल को आप सामने दीवार पे मारे हो, सामने बॉल को दीवार पे मारे, वो बॉल गया टकराया और फिर आपके पास आ गया। समझो बात को यहाँ पे, है ना, कि एक बॉल गया टकराया और फिर आपके पास आ गया। यानी कि आप जिस मीडियम में बॉल को मारे, जिस मीडियम में आप बॉल को मारे, उसी मीडियम में एक आपके सरफेस पे टकराया, और टकराने के बाद फिर उसी मीडियम में वापस चला आया। अब इस बॉल को तुम बना दो लाइट, इस बॉल को क्या बना दो, लाइट। लाइट है एक मीडियम में, उसी मीडियम में गया, उसी मीडियम में मौजूद एक मिरर से टकराया, और टकराने के बाद फिर उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक हो गया, वापस आपका रिफ्लेक्ट हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कोई लाइट का रे किसी मीडियम, किसी सोर्स से निकले, सोर्स से निकलने के बाद किसी स्मूथ शाइनी प्लेन मिरर से जाकर टकराए, और टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाए, उसी डायरेक्शन में बेंड हो जाए, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे आपको एक प्लेन मिरर दिख रहा है। अब एक प्लेन मिरर में कोई ए नाम का सोर्स है जहां से लाइट जो है वो आ रहा है, ये लाइट आ रहा है, आके इस प्लेन मिरर से टकराया, और टकराने के बाद फिर क्या हो गया, उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक हो गया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब लाइट के रिफ्लेक्शन में बहुत सारे टर्म्स रिलेटेड होते हैं, लाइट के रिफ्लेक्शन में बहुत सारे कंसेप्ट रिलेटेड होते हैं। अब उस कंसेप्ट के बारे में हमको समझना है, उस कंसेप्ट के बारे में हमको जानना है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एक प्लेन मिरर, चूंकि ये रफ डायग्राम है तो ज़्यादा आपका उतना ध्यान नहीं देना है कि सर आपने लाइन टेढ़ा दिया है या आपका लाइन टेढ़ा है और वो राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा, आपको समझने पे फोकस करना है। ठीक है, ये आपके पास एक, अभी तो हम बोले तो आप बोलोगे सर यह लाइन है, लेकिन ये लाइन नहीं, इसको हम मानते हैं एक प्लेन मिरर जिसका नाम होगा एम डैश। ठीक है, प्लेन मिरर, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं प्लेन मिरर के बारे में। आप सभी लोग के घर जो आईना है, जो शीशा है जिसपे आप लोग चेहरा देखते हो, छोटा बड़ा ड्रेसिंग शीशा भी होगा, नॉर्मल 100, 150, 50 रुपये वाला शीशा भी होगा, या सेविंग मिरर भी होगा। ठीक है, जो भी होगा उसमें आप चेहरा देख पाते हो,
और जो आपके एक 4 व्हीलर गाड़ी में जो सामने वाला शीशा होता है उसमें आप चेहरा नहीं देख पाते, उसमें तो आर पार दिखता है। कारण क्या है समझिएगा, कोई भी शीशा यानी जिस शीशे में अपना फेस देख पा रहे हो उस मिरर के सबसे पिछले हिस्से पे सिल्वर कोटिंग किया रहता है। सिल्वर कोटिंग क्यों किया रहता है? सिल्वर कोटिंग इसलिए किया जाता है कि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। याद रखिएगा, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अब उस सिल्वर कोटिंग के और पीछे आपका रेड कलर का पेंट लगाया होता है। रेड कलर का पेंट इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी लाइट अगर उस मिरर में आके टकरा रही है तो टकराने के बाद फिर से वो क्या हो जाए, आए टकराए और टकराने के बाद वापस चला जाए, आर पार ना हो। क्योंकि आप अपना चेहरा तभी अच्छे से अच्छे क्वालिटी में एक शीशे में देख पाओगे जब आपके चेहरे से गई हुई लाइट टोटल मात्रा में रिफ्लेक्ट होकर बैक आ जाए। जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइट जाके रिफ्लेक्ट होकर बैक आएगा तो और अच्छी क्वालिटी में आपका चेहरा दिखेगा। तो यहां पे वही कंसेप्ट लगाइए, ये हमारा प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर का हमारा फ्रंट सरफेस जिधर से लाइट आएगा, इधर ऑब्जेक्ट्स आपका प्लेस होंगे, और ये प्लेन मिरर का बैक सरफेस जहां हमने क्या कर दिया, कोटेड कर दिया, इसको कोट कर दिया, ये हमारा बैक सरफेस है। यानी कि इसके पीछे लाइट जो है वो नहीं जा सकता, वो आपका आर पार नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती। हमने कोट कर दिया क्योंकि लाइट जाए टकरा के फिर वापस आए। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए कि आपका कोई सोर्स है ए, यहां से आपका लाइट गया और लाइट जाके टकराया। ठीक है, लाइट जाके टकराया। अब जो जिस सोर्स से ये लाइट निकल के जा रहा है, जिस सोर्स से ये लाइट पहले टकराने के लिए जा रहा है, रिफ्लेक्ट होने के लिए जा रहा है, इस लाइट को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इस लाइट को हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे, जिसको हम लोग आई से, स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। जाने के बाद जिस पॉइंट पे ये मिरर से टकराएगा, जिस पॉइंट पे ये मिरर से टकराएगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये मिरर ये इस पॉइंट पर टकराने के बाद क्या हो गया, आपका वापस बाउंस बैक हो गया। आया, टकराया और टकराने के बाद क्या हुआ, आया, टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, बाउंस बैक हुआ। आया, टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, बाउंस बैक हुआ। जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गया। तो जो आपका लाइट रे बाउंस बैक हुआ इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे बाबू? रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम लोग नॉर्मली आर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? आर से डिनोट करेंगे इसको, रिफ्लेक्टेड रे को। अब समझिए ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं जो बेसिकली परपेंडिकुलर होता है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, यानी इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होगा। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे 90 डिग्री होगा, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। ध्यान रहे बच्चे लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको जो लोग उसको नॉर्मल रे बोलते हैं, उसको आपको रे नहीं बोलना है, वो कोई रे नहीं है, वो आपका बेसिकली एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन है जो इस प्लेन मिरर से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसको सिर्फ आपको नॉर्मल बोलना है। ठीक है बाबू, इसको आपको क्या बोलना है? नॉर्मल बोलना है। चलिए, ये इंसिडेंट रहा, ये रिफ्लेक्टेड रहे, ये नॉर्मल हुआ। नॉर्मल को डालने की मेन आवश्यकता क्या हुई? नॉर्मल को डालने की मेन आवश्यकता होती है ताकि आप ये जान पाओ कि आपका इंसिडेंट रे कितना एंगल पे आपका इंसिडेंट हुआ है और रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ है। इसलिए हम आपको बताते हैं कि जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो कौन कौन से टर्म्स रिलेटेड हैं आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में? सबसे पहला ये प्लेन मिरर, ये आपका इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे आकर टकराया उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसी पॉइंट से दोबारा वो क्या हुआ, बाउंस बैक हुआ या रिफ्लेक्ट हुआ। तो दोबारा जो आपका बाउंस बैक हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, उस रे को रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि हमारे मिरर पे जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पे 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन होगा जिसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। उस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। उस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये है आपका रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर और ए स्मूथ सरफेस। ठीक है,
अब इस रिफ्लेक्शन को समझने के बाद कुछ लॉज आते हैं, कुछ नियम आते हैं आपके, उसको समझना है कि आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, लाइट के रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है। तो सबसे पहला लॉ है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, जिसका इस पॉइंट का नाम है इंसिडेंट रे। एक ही पॉइंट पे होंगे और वो तीनों एक ही प्लेन में भी होंगे। हमारा प्लेन भी सेम होगा और अब पॉइंट तो वही होगा आपका इंसिडेंट रे को आने का, रिफ्लेक्टेड रे को निकलने का और आपका नॉर्मल को बनने का। उसी पॉइंट पे आपका इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक करेगा, उसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगा, आपका रिफ्लेक्ट होने के लिए बिगिन होगा, यानी कि इनिशिएट होगा, आपका निकलेगा और उसी पॉइंट पे हमारा नॉर्मल बनेगा। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों उसी पॉइंट पे होते हैं और वो तीनों आपके सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, सेम प्लेन में होते हैं। अब दूसरा है आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इजी है। इजी इसलिए है कि बस आपको ये याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जितना एंगल पे आपका लाइट आके इंसिडेंट होगा, स्ट्राइक करेगा, उतना ही एंगल से लाइट जो होगा रिफ्लेक्ट होगा। कब? जब सरफेस स्मूथ हो, जब सरफेस प्लेन हो, जब सरफेस पॉलिश्ड हो। ये क्राइटेरिया गलत हो जाएगा कब? जब आपका रफ सरफेस होगा। रफ सरफेस पे आपका एंगल आई कभी एंगल आर के बराबर नहीं होता है, वो आपका स्कैटर कर जाता है, वो डिस्पर्स कर जाता है, डिफरेंट डायरेक्शन में आपका स्कैटर कर जाता है। ठीक है, लेकिन जब आपका सरफेस पॉलिश हो, स्मूथ हो, शाइनिंग हो, उस वक्त जो आपका एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और ये होता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए अब है आपका रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को पढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट इमेज जानोगे, ऑब्जेक्ट नहीं जानोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ठीक है, आपने बहुत बार सुनेगा कि ऑब्जेक्ट को हमने यहां प्लेस किया तो इमेज बन गया। अरे भाई, तो वो ऑब्जेक्ट को कैसे तुम डिफाइन करोगे? तो एनीथिंग विच गिव्स लाइट और रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऐसी कोई भी चीज जो या तो अपने खुद का लाइट दे, या किसी दूसरे के लाइट को अपने बॉडी से क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। ऐसी कोई भी चीज जो या तो अपने खुद का लाइट दे या किसी दूसरे को लाइट को रिफ्लेक्ट करे, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। यानी कि हम भी ऑब्जेक्ट, तुम भी ऑब्जेक्ट, ये दीवार ऑब्जेक्ट, ये चेयर ऑब्जेक्ट, ये पैनल ऑब्जेक्ट, सन भी ऑब्जेक्ट, आपका मून भी ऑब्जेक्ट, आपका बल्ब भी ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। चाहे वो लाइट दे या चाहे वो क्या करे, लाइट को रिफ्लेक्ट करे। तो इस लाइट के देने या लाइट के रिफ्लेक्शन के बेसिस पे ऑब्जेक्ट को आपने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप सभी लोग बचपन के क्लासेस में पढ़ के आए हैं। एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट हम उस तरह के ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिनके पास अपने खुद का लाइट होता है। वो लोग अपने खुद के लाइट को अपने अंदर से क्या करते हैं, इमिट करते हैं। तो वो होता है आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरा होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हम ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिनके पास अपने खुद का लाइट नहीं होता है। वो होते हैं हमारे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जो दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं वो होते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि हम, तुम, टेबल, चेयर, ये सब क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। खैर आप लोग बड़े हो गए हैं तो आपको हम बता दें, मून में, स्टार में और सन में, बाबू, स्टार और सन ये दोनों लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं क्योंकि इनके अंदर से खुद का लाइट निकलता है। और मून जो कि आपका सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इस बात को आपको हम बता दिए। सबसे पहला चीज होता है इमेज क्या होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और इमेज बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा इस ऑप्टिक्स के चैप्टर में, इस लाइट के चैप्टर में। तो इमेज क्या होता है, तो किसी मिरर में, जब किसी मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो या खुद तुम जाके खड़े हो जाते हो, तो मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, जो भी मिरर में आपको दिख रहा है, जो उस मिरर में उस ऑब्जेक्ट का जो ऑप्टिकल अपीयरेंस दिख रहा है, उस ऑप्टिकल अपीयरेंस को ही बाबू हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक है, द ऑप्टिकल अपीयरेंस फॉर्म्ड इन द मिरर ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज कॉल्ड इमेज। इमेज जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इमेज क्या है, तो इमेज बेसिकली आपका एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ठीक है, ऑप्टिकल
अपीयरेंस। अब ये इमेज जो होते हैं ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। इमेज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब देखिए रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसके बारे में आपको हम बताएं। ठीक है, रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज बेसिकली आपका एक ऐसा इमेज होता है जिसको आप ऑन द स्क्रीन फॉर्म कर सकते हो, यानी कि ऐसा इमेज जो एक स्क्रीन पे फॉर्म हो जाए, किसी प्लेन दीवार पे फॉर्म हो जाए, किसी आपका बेडशीट पे फॉर्म हो जाए, किसी कपड़े पे फॉर्म हो जाए, तुम्हारे क्लॉथ पे फॉर्म हो जाए, किसी एक स्क्रीन को सहारा मान के उसी पे फॉर्म हो जाए, उस तरह के इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। आप लोग सिनेमा हॉल में गए हो, सिनेमा हॉल में जो आपका मशीन होता है उस मशीन से आपका एक रे निकलता है, वो रे एक सामने वाले पर्दे पे पड़ता है, तो पर्दे पे ही वो इमेज बन जाता है, वो मूवी दिखने लगता है, जो भी चीज आप देखना चाहते हो दिखने लगता है। बीच में कोई लड़का या कोई भी इंसान खड़ा होकर सामने चला आता है तो उसके बॉडी पे भी वो बन जाता है। यानी कि उस रे या वो जो आपका बीम निकल रहा है उस मशीन में से, उस बीम के सामने जो भी स्क्रीन आ रहा है उसी स्क्रीन पे वो इमेज बना दे रहा है, तो वो इमेज कौन सा कहलाएगा? वो रियल इमेज कहलाएगा। तो जो इमेज आपके स्क्रीन पे बन जाए, स्क्रीन पे फॉर्म हो जाए, उस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। जो इमेज स्क्रीन पे नहीं फॉर्म हो सके उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक आईना है, हम बीच में एक बेडशीट डाल दें, हमने बोले कि हम सिनेमा हॉल, हम बोले कि रात को हम सिनेमा देख के आए हैं कि बेडशीट पे इमेज बनता है, हमको अपना इमेज बेडशीट पे बनाना है। बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि आप अगर आईने के सामने खड़े हो तो आईने के अंदर, मिरर के अंदर रियल इमेज नहीं बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, जो कि आपके उस बेडशीट पे नहीं बनेगा। तो बेडशीट पे तुम्हारा इमेज इसलिए नहीं बना क्योंकि जो तुम्हारा इमेज बनना है मिरर में वो वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज कभी भी आपका स्क्रीन पे नहीं बनता है। वर्चुअल इमेज कभी स्क्रीन पे नहीं बन सकता है, वर्चुअल इमेज मिरर के अंदर बनेगा। लेकिन जो आपका रियल इमेज होगा ये हमेशा कहां बनेगा? आपका स्क्रीन पे बनेगा। ठीक है, रियल इमेज कौन से ऐसे मिरर होते हैं जो रियल इमेज को फॉर्म करते हैं? ठीक है, वैसे तो आपके मिरर अभी आपको डिटेल फॉर्म में हम प्लेन मिरर के बारे में ही बताए हैं, या अभी और प्लेन मिरर के बारे में आगे बताएंगे कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। कनकेव मिरर जो होता है बाबू, कनकेव मिरर जो कि हमारे स्फेरिकल मिरर का सबसे फर्स्ट मिरर होता है, ये कनकेव मिरर जो है ये आपके मैक्सिमम केसेस में क्या बनाता है? रियल इमेज बनाता है। जब आपको हम कनकेव मिरर यानी स्फेरिकल मिरर पढ़ाएंगे उस वक्त आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे वो कनकेव मिरर अपना रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है। कॉन्वेक्स मिरर भी हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर ये दोनों वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन कनकेव मिरर आपके मैक्सिमम केस में रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है। इकलौता एक ऐसा केस होता है जिसमें वो वर्चुअल बनाता है। उस वक्त हम इन चीजों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अभी रियल इमेज क्या होता है? तो ऐसा इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सके उसको हम लोग रियल इमेज बोलेंगे। ऐसा इमेज जो इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन ना कर सके उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे। रियल इमेज जो कि आपका सिनेमा में फॉर्म होता है उसको हम लोग रियल इमेज बोलेंगे, और जो आपके प्लेन मिरर में फॉर्म होते हैं, जिस मिरर में अपना आप फेस दिखते हो, उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, हमेशा याद रखिएगा बाबू, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। कैसा उल्टा होता है? अपसाइड डाउन, ऊपर का पोर्शन नीचे, नीचे का पोर्शन ऊपर। लेकिन आप ऑब्जेक्ट करोगे नहीं सर हम तो सिनेमा हॉल में एकदम सीधे सीधे हीरो हीरोइन को देख के आए हैं, वो लोग तो सीधे सीधे दिखते हैं। सीधे दिखते हैं कैसे? इसके ऊपर, इसके पीछे का साइंस समझो। जो हमारा मशीन होता है, जिस मशीन में से रील निकलता है, रील, जिस रील को पढ़ने के बाद वो क्या बनता है आपका? वो इमेज बनता है। वो रील कैसा निकलता है? वो रील निकलता है आपका, वो रील जब निकलता है तो वो रील सामने वाले एक मिरर से टकराता है। वो मिरर कैसा होता है? कनकेव नेचर का होता है। वो मिरर क्या करता है? उसके ऊपर फोकस करता है। कनकेव मिरर क्या करता है? पर्दे के ऊपर लाइट पे फोकस करता है। अब समझिए, जब वो रील निकलता है तुम्हारे मशीन में से, तो वो रील जो होता है वो उल्टा साइज का निकलता है। वो रील जो निकलता है वो इन्वर्टेड साइज में निकलता है, उल्टे साइज में निकलता है, और वो उल्टा साइज का ही इमेज जाता है कहाँ पे? सामने वाले पर्दे पे, सामने वाले जो भी आपका स्क्रीन लगा है। अब उस स्क्रीन पे जब वो रील पड़ेगा तो स्क्रीन पे पड़ेगा तो कैसा इमेज बनेगा बाबू?
रियल बनेगा, एंड रियल ऑलवेज इन्वर्टेड होते हैं, और पहले से वो इन्वर्टेड हो के ही आ रहा है, तो जब इन्वर्टेड का इन्वर्टेड होगा तो वो कैसा हो जाता है, सीधा हो जाता है। ठीक है, तो ये साइंस होता है। आपने ये नहीं समझना है कि सर आपने बताया कि रियल इमेज इन्वर्टेड होते हैं तो हमको सिनेमा हॉल में सीधा क्यों दिखता है। तो सिनेमा हॉल में आपको सीधा पर्दे पे इसलिए दिखता है क्योंकि जो रील आता है मशीन से, उस प्रोजेक्टर मशीन से वो रील ही उल्टे करके आता है, जिससे वो रील उल्टा इमेज, जब उल्टा रील पड़ता है तुम्हारी स्क्रीन पे तो उल्टा का उल्टा यानी इन्वर्टेड का इन्वर्टेड कैसा हो जाता है, आपका सीधा हो जाता है। ये कंसेप्ट वहां होता है। ठीक है, देखिए जैसा कि ये पार्ट शुरू होने से पहले आपको हम बताए थे कि इसी पार्ट में हम लोग प्लेन मिरर के फॉर्मेशन, प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है उसको जानेंगे और उससे कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। ठीक है, लेकिन इस आपके पार्ट का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बड़ा हो गया। ठीक है, टाइम टेकिंग है, फर्स्ट पार्ट था हमारा, इसलिए हम इस पार्ट में वो दोनों टॉपिक नहीं कवर करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसी को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम अगले पार्ट में इसी नए एनर्जी और इसी तरह के जोश के साथ। बहुत अच्छे से हम लोग इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। हम लोग को ये नहीं देखना है कि कितने पार्ट इसके हो रहे हैं, कितने सेशन इसके हो रहे हैं, जितने भी हो एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए, कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए, डायग्राम, ईच एंड एवरी डायग्राम आपको हम यहाँ समझाएंगे, दिखाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है। पार्ट और सेशन से मतलब नहीं है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए, वेट कीजिए, जल्दी आपसे मिलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट में। मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।